नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके चहीते कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य का मॉडर्न युग। इस कार्यक्रम के तहत पिछले कुछ एपिसोड से हम लिवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात अगर आपके ध्यान में आई है तो वो ये है कि जैसे भिन्न भिन्न लोग होते हैं वैसे ही एक बीमारी के भी भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। क्या लिवर सिरोसिस के भी कोई प्रकार हैं, और अगर है तो उनकी ट्रीटमेंट एक दूसरे से कैसे अलग है, कितने लोगों पर इसका इफेक्ट होता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे, और हमारे इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विजय कुमार माने जी, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैंने शुरुआत में ही कहा है कि लिवर सिरोसिस के भी भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। ये एक सवाल है, तो आपसे जानना चाहूँगी क्या लिवर सिरोसिस के प्रकार होते हैं? लिवर सिरोसिस के प्रकार होते हैं ऐसे बोलने के बजाय लिवर सिरोसिस के अलग अलग कारण होते हैं ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाँ। सर, ये सवाल पूछने के पीछे एक कारण ये था कि हमने सुना है ऑटो इम्यून सिरोसिस। ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस ऐसे उसको बोलते हैं जी। उसका कारण शरीर के इम्यून सिस्टम में होता है। इम्यून सिस्टम में क्या करती है, लिवर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, तो खुद ही उसको इन्फ्लेमेशन होता है लिवर को, उसके बाद स्कैरिंग, फाइब्रोसिस और सिरोसिस ऐसा हो जाता है, और वही पेशेंट में लिवर खराब हो जाता है। उसको ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस ऐसा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। मतलब आप जो कह रहे हैं उसका ये मतलब होता है कि शरीर अपने आप लीवर को कुछ न कुछ तकलीफ देके सिरोसिस की तरफ मतलब ले जाता खुद है। ही ले जाता है शरीर। सर, ऐसा क्यों होता होगा? उसको ही बोलते हैं कि ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस या ऑटो इम्यून लिवर डिसीज या ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऐसे कई बीमारियां हैं जिनमें शरीर खुद ही पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट काम करता है। जैसे एसएलई नाम की एक बीमारी है, सिस्टेमैटिक लूपस एरिथेमेटोसस। उसमें क्या होता है, लिवर शरीर कनेक्टिव टिश्यू के अगेंस्ट काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में सूजन पैदा होती है, उसके बाद स्कैरिंग और सिरोसिस या खराब होना। तो उसी बीमारी में लिवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, ब्रेन खराब हो सकता है, बाकी के ऑर्गन भी खराब हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो वैसे बीमारी को ऑटो इम्यून डिसीजेस ऐसा बोला जाता है। उसमें बहुत से सब टाइप्स हैं या टाइप्स है, जैसे कि जोग्रन्स डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वैस्कुलाइटिस, एलोपेशिया एरियाटा। ऐसी बीमारी में शरीर खुद ही शरीर के ऊतिया जिनको बोलते हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, उनको खराब करना शुरू कर देता है। उसका एग्जैक्ट कारण का पता किसी को नहीं चला। हाँ, डायबिटीज में भी होता है। वैसे डायबिटीज का टाइप 1 डायबिटीज जो है वो भी ऑटो इम्यून डिसीज ही है। ऐसा पैनक्रियास भी कुछ बार खराब होता है विदाउट एनी रीजन। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना हम लोग कि अपने आप को हमने सुरक्षित रखना है, लेकिन बावजूद उसके कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। शायद ये उन्हीं में से एक है ये बीमारी, ऑटो इम्यून जिसे कह सकते हैं। हाँ। सर, एक और बात कि जैसे लिवर सिरोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लिवर सिरोसिस के लिए ज़्यादातर जो रीज़न हम देखते हैं वो होता है अल्कोहलिज्म। अब अल्कोहलिज्म ये जो है पहले सिर्फ जेंडर बायस था कि पुरुषों के इसमें ज़्यादा था, अब तो महिलाएं भी लेती हैं अल्को। तो क्या लिवर सिरोसिस महिलाओं में पाया जाता है, और जाता है कितना परसेंटेज, मतलब जेंडर वाइज अगर हम महिलाओं में अल्कोहल लेने की भारत में तो इतना प्रमाण नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देशों में जो महिलाएं ज्यादा पैमाने पे अल्कोहल लेती है उनमें लिवर सिरोसिस पाया जाता है। महिलाओं में ऑटो इम्यून सिरोसिस भी बड़े पैमाने पे पाया जाता है। मैंने खुद ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जो महिलाएं ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस से बीमार थी। कि ये जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं। मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं कि माता या पिता को बीमारी है और बच्चे में भी बीमारी है। ऐसे कैंसर में भी देखा जाता है। पर्टिकुलर कैंसर है वो पर्टिकुलर फैमिली में, फैमिलियल ट्रेड बोलते हैं उसको, ऐसे भी दिखते हैं। किडनी की बीमारी में भी मैंने देखा है और लिवर सिरोसिस में देखा है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे जोगरन सिंड्रोम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें भी देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियाँ चलती है। तो ऐसी बीमारियों के रोकथाम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में कोई इलाज है ना? मॉडर्न होम्योपैथी के साथ जैसे हमने वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ट्रीट किए सक्सेसफुली, ठीक हुए लोग।
जोगरन्स डिसीज ट्रीट किया है, वैस्कुलाइटिस किया है, लिवर सिरोसिस ट्रीट किया, वो तो ठीक ही होते हैं अपने से। किडनी की बीमारियां जो है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या एसिली में, उसकी रोकथाम की है। वो उनको उनको भी बहुत से लोगों में डायलिसिस बंद हुआ है। तो ये मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ऑटो इम्यून डिसीज हम सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो मॉडर्न होम्योपैथी भी जो ट्रीटमेंट देते हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं? मॉडर्न होम्योपैथी में एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मॉडर्न होम्योपैथी के डोसेस इतने छोटे होते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। मतलब इतनी क्रिटिकल, जो आपने अभी कुछ एपिसोड्स में हमने बात की लिवर सिरोसिस, जहां 90-95% लीवर जो है वो डैमेज हो चुका था, इतने क्रिटिकल कंडीशंस में भी जो ट्रीटमेंट है उसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक पेशेंट हमारा दिखाइए जो बताएगा कि हमें साइड इफेक्ट हुआ है। छोटे बच्चे भी अपने पास करीबन 6 महीने से भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, स्पेशली बर्ड चियारी सिंड्रोम के। और सबसे ओल्ड पेशेंट अपना करीबन 102 ईयर का होगा कैंसर का, वो भी पहले 15 दिन में उठ के बैठा है, ऐसा है। ये संगमनेर के हमारे पास एक पेशेंट है अंडर ट्रीटमेंट। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। पेशेंट क्या एज कितना है, जेंडर क्या है, तबीयत कैसी है, उसके ऊपर कुछ, या सेक्स क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं निर्भर रहता, क्योंकि साइड इफेक्ट ही नहीं है होम्योपैथी। सर, तो अभी आपका जो 29-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इतना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर समय किसी ट्रीटमेंट में लगा है तो आप बता सकते हैं कौन से पेशेंट? जनरली कैंसर में ट्रीटमेंट ज़्यादा काल लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि वो ऑटो इम्यून डिसीज है। हाँ, बीच में बताना मैं भूल गया, कैंसर भी ऑटो इम्यून डिसीज है। तो उसमें क्या होता है कि हील होने में भी देर लगती है, पूरी तरह नॉर्मल होने में भी देर लगती है। और कैंसर की एक बात क्या है, वो बारंबार होने वाली बीमारी है। हाँ, इसीलिए वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती। रेडिएशन, केमोथेरेपी या सर्जरी से कैंसर की रोकथाम नहीं होती, वो रिपीटेडली होती है बीमारी, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसीज है, ऐसा है। तो इसमें कैंसर में ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। सर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल है, केमिकल्स हैं खाने में, ये सारे कैंसर का मतलब कारण तो है ही, पर क्या ये लिवर सिरोसिस की तरफ भी हो सकता है ना? ये ऑटो इम्यून डिसीज को इंस्टिगेट करने का काम कौन करेगा? यही करेंगे सभी फैक्टर्स। तो आपके कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आपने ट्रीट किया है, इतनी मुश्किल हालातों से उन्हें बाहर निकालकर एक सामान्य लाइफ में, मतलब जो सामान्य लाइफस्टाइल है उसमें वापस लौटाया। उन्हीं में से है किरण वानखेड़े जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किरण वानखेड़े जी को नागपुर के पेशेंट है, वो नागपुर के नज़दीक उनका गाँव कुछ है। तो ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस उनको डायग्नोसिस हुआ था। जब वो वानखेड़े हमारे पास आए थे तब उनके भाई का मेरे से बात हुई थी, भाई की। उन्होंने बता दिया कि उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन कर आईसीयू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि उनमें पेट में और चेस्ट में पानी भरा था, पीलिया भी ज़्यादा पैमाने पे था, उनको वेट लॉस था और खाना नहीं खा रही थी, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट थी। उन्होंने भी बताया था कि हम कोशिश करेंगे, बचेगा नहीं बचेगा पेशेंट नहीं बता सकते आपको, ऐसा उन्होंने, वो हॉस्पिटल ने भी बता दिया। तो मैंने बता दिया कि हमारे ट्रीटमेंट का चांस ले सकते हो अगर आप उनको घर में रख दीजिए, क्योंकि आईसीयू में रखने के बाद जो प्रयोग हो जाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो उससे शायद पेशेंट नहीं बच पाएगा। मैंने बता दिया उनको कि अगर हमारे ऊपर आप विश्वास रखते हो, मैंने खुद बताया था, तो घर में रहकर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जो कुछ होता है वो देखेंगे, कि पेशेंट तो अभी सीरियस ही है, सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। तो मेरी बात उन्होंने मान ली, ट्रीटमेंट घर में रहकर शुरू कर दिया और कुछ दिनों में ही उनमें इंप्रूवमेंट दिख गई। अभी वो पूरी तरह नॉर्मल है, उसका पानी चला गया, प्योरली फ्यूजन चला गया, एसिडिटी चला गया, जो खून की वॉमिटिंग होती थी वो बंद हो गई, मतलब वो इसोफेजियल वेराइसिस चले गए, स्टमक में वेराइसिस थे वो चले गए, जो संडास की जगह वेराइसिस थे वो चले गए, मतलब इसमें पाइल जैसा था, प्लेटलेट बहुत कम था वो बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है उनके। तो अभी पूरी तरह पेशेंट स्वस्थ है, वो ठीक होने की तरफ जा रही है, उनकी ट्रीटमेंट भी कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट से किरण वानखेड़े जी की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जाग गई है। तो एक बार उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव मॉडर्न होम्योपैथी के साथ क्या है ये भी जानते हैं। किरण वानखेड़े नागपुर के रहवासी, उनकी उम्र 44 साल है। उन्हें लीवर सिरोसिस की तकलीफ थी। उनको लीवर और पूरे बदन पर बहुत सूजन थी। बहुत से उपचार करने के बाद भी उनको आराम नहीं मिला।
डॉक्टर्स ने उनको लीवर सिरोसिस हुआ है ऐसे बताया और उनको लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। नमस्कार, मैं किरण वानखेड़े नागपुर की रहने वाली। मुझे लिवर सिरोसिस की तकलीफ थी। शुरुआती दिनों में हमने बहुत इलाज कराया क्योंकि मेरी तबीयत लगातार कमजोर हो रही थी। मैं जहाँ भी इलाज कराने गई मुझे अलग अलग कारण बताए गए। कोई कहता लीवर पे सूजन है तो कोई कहता टीबी है। मैंने सभी तरह के इलाज किए लेकिन मेरी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी। पूरा शरीर सूज गया, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया था। साल 2015-16 में मैं अस्पताल में भर्ती हुई। वहाँ मेरा इलाज शुरू हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास आते और मेरी बीमारी के बारे में जानकारी लेते। उन्होंने लीवर सिरोसिस पर कई साल एलोपैथी आयुर्वेदिक उपचार किए लेकिन उसका उन पर कुछ फर्क नहीं हुआ। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं है ऐसे बताया। सभी ब्लड टेस्ट किए गए लेकिन उन्हें मेरी समस्या का कारण नहीं पता चला। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुझे लीवर सिरोसिस है। उन्होंने कारण जानने की बहुत कोशिश की। अलग अलग टेस्ट भी विफल रहे और उन्होंने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी। फिर मैंने कुछ सालों तक एलोपैथी का इलाज शुरू रखा। 2020-21 में मेरी तबीयत फिर खराब हो गई, इसीलिए मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उनका टोटल बिलीरुबिन 21.8, डायरेक्ट बिलीरुबिन 17.6, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 4.2 और सोनोग्राफी की रिपोर्ट अनुसार उनके लीवर का साइज 11 सेंटीमीटर इतना बढ़ गया था। उन्हें उनके रिश्तेदार से मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला। वे मॉडर्न होम्योपैथी की नागपुर शाखा में गए। वहां उन्हें आशा मिली कि उनकी बीमारी बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है। हम ट्रांसप्लांट ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे क्योंकि यह बहुत महंगा था। उसी समय मेरे चाचा जी को लिवर मरीज के बारे में पता चला जो मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से पूरी तरह ठीक हो गए। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ एक बार जाकर देखे। जब मैं सोचने लगी थी कि सर्जरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और मेरा जीवन बहुत छोटा है, तो उन्होंने मुझे आशा दी कि मेरी बीमारी बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है। उन्होंने मुझे 15 दिन की दवाई दी। दवाइयां लेने के 15 दिनों के भीतर ही उन्हें बदलाव महसूस होने लगा। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज शुरू करने के बाद 3 महीने में ही उनके शरीर से पूरी तरह से सूजन कम हो गई। दवाइयां लेने के बाद 15 दिन के भीतर ही मुझ में बदलाव महसूस होने लगा। मेरे चेहरे और शरीर की सूजन कम हो गई। मेरे चेहरे पर चमक दिखने लगी। मेरा घूमना फिरना फिर से शुरू हो गया। इसीलिए मैंने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज शुरू रखा। मैंने अपना आहार बदलने और दवा लेने के संबंध में उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया। 3 महीने में मेरे शरीर से पूरी तरह से सूजन कम हो गई। 2015-16 में जब मेरा फाइबो स्कैन टेस्ट हुआ तो वो 35 था। जब मैंने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज किया तब फाइबो स्कैन 17 हो गया और दोबारा स्कैन करने के बाद यह 13 था। उसके बाद मैंने इलाज और डाइट शुरू रखा। किरण जी को दिसंबर 2023 में पीलिया हुआ था। उनके भाई ने मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर को फोन किया और उनकी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। तब उनका बिलीरुबिन 21.8 था। उन्होंने हमें तुरंत अस्पताल से छुट्टी लेने के लिए कहा और मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज शुरू करने की सलाह दी। सर के कहने पर मॉडर्न होम्योपैथी से तुरंत उपचार लिए। अगले 7 दिनों में ही उनको अपने तबीयत में अच्छे बदलाव दिखने लगे। उनके छाती और पेट से पानी पूरी तरह कम हो गया और बिलीरुबिन लेवल 3 तक कम हो गया। मई 2024 के रिपोर्ट अनुसार उनका टोटल बिलीरुबिन 1.2, डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.3, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 3 इतना कम हुआ है। मुझे पीलिया हो गया था। तब मेरे भाई ने मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर को फोन किया और मेरी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने हमें तुरंत अस्पताल से छुट्टी लेने के लिए कहा और मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज शुरू करने की सलाह दी। इलाज शुरू करने के 7 दिन बाद मुझ में अच्छे बदलाव दिखने लगे। मेरी छाती और पेट से पानी पूरी तरह कम हो गया और मेरा बिलीरुबिन 21.8 से 1.02 तक कम हो गया। इसीलिए मैं मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टरों की बहुत आभारी हूँ। अब इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वे खुद के काम खुद से कर सकते हैं।
इनको लीवर ट्रांसप्लांट या एडमिट होने की जरूरत नहीं है। किरण जी अब मॉडर्न होम्योपैथी इलाज से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अभी हमने देखा कि किरण वानखेड़े जी जो कि नागपुर के पास में रहते हैं, उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर माने जी को कांटेक्ट किया कोल्हापुर में और एक उम्मीद की किरण अपने जीवन में जाग गई। उनका जो ट्रीटमेंट है नागपुर सेंटर हमारा है, वहाँ से हुआ था। मैंने खुद फॉलो किया था और उनको दवा कैसे देने हैं, क्या देने हैं, बार बार मैंने 2-3 बार उनसे बात भी की थी। तो यहाँ से मैं मॉनिटर कर रहा था कोल्हापुर से, लेकिन नागपुर सेंटर का वो पेशेंट है, नागपुर में हमने उनकी ट्रीटमेंट की थी। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जो पेशेंट को उम्मीद की किरण नहीं दिखती, ऐसे पेशेंट अपने से ठीक हुए हैं। क्या होता है, बहुत बार लोग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इतने घुल मिल जाते हैं, उनको लगता है कि यही एक ऑप्शन है, तो वैसे में पेशेंट बच नहीं पाए हैं, ऐसे मैंने देखा है। और जो पेशेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट छोड़ के जो हमारा सुनते हैं, हमारे पास आते हैं, उनमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है या पूरी तरह ठीक होते हैं। ऐसे कैंसर में मैंने देखा, किडनी फेलियर में, एंड स्टेज किडनी फेलियर, रिनल डिसीज में डायलिसिस कर रहे पेशेंट में मैंने देखा, लिवर सिरोसिस में जो सभी होप्स जिन्होंने छोड़ दिए थे, जैसे वानखेड़े पेशेंट है, उनमें देखा। तो मैं बारंबार बताना चाहता हूँ कि बीमारी होने के बाद एंड स्टेज पे हमारे पास मत आइए, उनमें भी इंप्रूवमेंट इतनी दिखती है, लेकिन बीमारी जब होती है तो हमारे पास आना चाहिए। हमारी जो कोशिश चल रही है इतने साल से कि लोग ठीक होने चाहिए, ओपीडी बेसिस पे होने चाहिए, उनको खर्चा कम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पूरी तरह क्योर बोलते हैं उसको, उनको क्योर होना चाहिए। और होम्योपैथी में क्योर की डिफिनेशन है, क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। परफेक्ट। ये मैं विनम्रता से आपको बताना चाहता हूँ। सर, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट्स आना चाहते हो लेकिन उन्हें शायद ये ना समझ आए कि हम कैसे कांटेक्ट करें। अब आपकी जो ब्रांचेस हैं मॉडर्न होम्योपैथी की ऑल ओवर इंडिया है, तो थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट में रहे। एक तो ईमेल आईडी है, हम डिस्प्ले करते हैं। दूसरी बात नंबर भी है रिसेप्शन के, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर से रिसेप्शन के नंबर है। तीसरी बात ऑनलाइन भी मेरे से मिल सकते हैं लोग। समझो कोई सेंटर पे गया, अगर लखनऊ में गया या समझो इंदौर में गया, तो वहाँ से ऑनलाइन भी बात कर सकता है। कहाँ भी पूरे वर्ल्ड में, अभी यूके यूएसए में और बाकी के जो देश में पेशेंट है वो आ नहीं पाते बहुत बार, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी उनसे हो सकती है। मेरे ख्याल से जैसे किरण वानखेड़े जी की जीवन में उम्मीद की किरण जागी मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से, वैसे ही अभी सर ने बताया कि आप देश में, दुनिया में चाहे कहीं भी हो, ऑनलाइन के ज़रिए सर से हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपनी हर बीमारी के लिए आपके जीवन में एक होप ऑफ सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी है मॉडर्न होम्योपैथी। तो बिल्कुल देर ना करें, अपनी किसी भी तकलीफ को साझा करें। मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए तत्पर है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और जटिल बीमारी के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।